हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस दूसरे प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस दूसरे प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दूसरे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। और मेरे भाई ये प्रश्न एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि चंबल नदी का उद्गम स्थल है इंदौर जिले में। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहीं से देखिए, यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो मेरे भाई याद रखना, गांधी सागर बांध बना हुआ है चंबल नदी पर, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स और मैथमेटिक्स है और मेरे भाई इसी के साथ में रीजनिंग है, यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है वो फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन बी है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन सी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है और ऑप्शन डी है
इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर हम जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए आप सभी को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपको ये क्लास कैसा लगा, ठीक है। और आपके जितने भी दोस्त हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए सांप्रदायिक सद्भाव के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है रचनात्मक उर्दू लेखन के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में और ऑप्शन डी है शौर्य के क्षेत्र में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। और मेरे भाई ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान दिया जाता है रचनात्मक उर्दू लेखन के क्षेत्र में। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश के अंदर इकबाल सम्मान है ये दिया जाता है रचनात्मक उर्दू लेखन के क्षेत्र में, ठीक है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, मध्य प्रदेश के निम्न पर्यटन स्थलों में से कौन सा स्थल अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों में से खजुराहो जो पर्यटन स्थल है ये अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है पॉजिट्रॉन और ऑप्शन डी है प्रोटॉन। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में कार्य कौन करता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में कार्य करता है न्यूट्रॉन। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर सभी टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए आप सभी को क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और यदि आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। या फिर हम बोल सकते हैं कि भारत का पहला या प्रथम परमाणु रिएक्टर जाना जाता है अप्सरा के नाम से, ठीक है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। क्वांटम सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक मेंडलीफ ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने, और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक रोंटजन ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि क्वांटम सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर है, ऑप्शन बी है मोटर है, ऑप्शन सी है विद्युत मापी, और ऑप्शन डी है डायनेमो। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित या परिवर्तित किया जाता है डायनेमो के द्वारा, या फिर हम बोल सकते हैं कि डायनेमो उपकरण या यंत्र की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर है, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर है, ऑप्शन सी है स्वप्रेरण के सिद्धांत पर है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। और मेरे भाई ये प्रश्न एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और ये सभी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। डीएनए की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि डीएनए की खोज की थी वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है। प्रश्न बनता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, या फिर प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो मेरे भाई याद रखना डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी है बख्तियार खिलजी ने, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन कासिम ने, और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था बख्तियार खिलजी ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी है अशोक ने, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त ने और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सांची स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य से, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य से, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य से और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र पाया जाता है। तो मेरे भाई याद रखना भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो मेरे भाई याद रखना अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी और ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अमरकंटक किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन ए अरावली पर्वत श्रृंखला में, ऑप्शन बी है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में, ऑप्शन सी है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में और ऑप्शन डी है हिमालय पर्वत श्रृंखला में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अमरकंटक सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर है, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर है, ऑप्शन सी है विद्युत अपघटन अभिक्रिया के सिद्धांत पर है और ऑप्शन डी है रेडियोधर्मिता के सिद्धांत पर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हाइड्रोजन बम
नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया था? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब एवं किस स्थान पर किया गया था? तो मेरे भाई याद रखना, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वर्ष 1974 में। किस स्थान पर किया गया था? तो मेरे भाई याद रखना, भारत का प्रथम या पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में। कहाँ पर? तो ये किया गया था पोखरण में। ठीक है, तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके एग्जाम के लिए मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। यानी कि आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 30 अक्टूबर को होने वाला है और आपके एग्जाम के मात्र 25 से 30 दिन शेष बचे हुए हैं। और यदि आप 25 से 30 दिन के बीच में अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमने आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में और बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से देख लेते हैं तो लगभग आपको ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो उस क्वेश्चन के बारे में भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है चेन्नई में और ऑप्शन डी है भोपाल में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना था मुंबई में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरोपिक्रीन, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है ओजोन। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है
कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 16 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।